नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब आंदोलन राजनीति में सिमट जाए या राजनीति की बिसात पर प्यादा भर नजर आए, लेकिन हिंदुस्तान की फितरत ऐसी है कि जेपी आंदोलन से लेकर अब तक के आंदोलन का जिक्र कर लीजिए। सियासत, सत्ता, चुनाव सामने आते ही आंदोलन बिखरते हैं, आंदोलनकारी बिखरते हैं। तो दो तस्वीर स्क्रीन पर आपके और इससे शुरुआत करते हैं। ये दरअसल खाकी से खादी तक की एक नई लड़ाई है। इस लड़ाई के मतलब कई निकाले जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई के बीच में दिल्ली का चुनाव जो है वो कई तरीके से राजनीतिक तौर पर नई दिशा तय करेगा या मथने के लिए देश को एक अगले आंदोलन की दिशा में ले जाने की सोच पैदा करेगा। तो आइए जरा खाकी से खादी तक की परिस्थितियों को समझने और संभलने की कोशिश की जाए। ये खाकी से खादी तक का जिक्र क्यों है? क्योंकि आपको हमें ले चलना होगा 2011-12 के दौर में, उस दौर से लेकर अभी तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आवाज में इतना दम तो था ही कि तिरंगे के आश्रय देश में यह एहसास जागे कि भ्रष्ट होती व्यवस्था को बदलना जरूरी है। तभी तो दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान में जहां आम लोगों का रेला तिरंगे की धुन पर नाचता थिरकता, तो सांसदों की धड़कनें बढ़ जाती। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। सड़क पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगते तो संसद के भीतर अन्ना हजारे के अनशन को खत्म कराने के लिए सरकार समेत हर राजनीतिक दल के सांसद नतमस्तक दिखाई देते। लोकपाल, लोकपाल, पास करो जन लोकपाल, 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 पास करो जन लोकपाल, 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 पास करो जन लोकपाल। जिस जन लोकपाल के नारे तले समूचा देश एकजुट हुआ, उसी जन लोकपाल का नारा लगाने वाले ही कैसे अलग अलग हो गए, ये पहली बार अगर केजरीवाल के राजनीति में कूदने के वक्त और अन्ना हजारे के वापस रालेगंज सिद्धि लौटने के वक्त उभरा, तो कभी साथ साथ तिरंगा लहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सुर में आवाज लगाने वाले केजरीवाल के खिलाफ सियासी मैदान में किरण बेदी के कूदने से इस बार उभरा है। दोनों दौर ने उसी राजनीतिक सत्ता को महत्व दे दी जिस सत्ता को आंदोलन के दौर में नकारा जा रहा था। तो सवाल पहला यही है कि क्या साख खोती राजनीति के लिए आंदोलन करने वालों की साख राजनीतिक मैदान में ही साबित होती है, या फिर दूसरा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक सत्ता के आगे आंदोलन कोई वैकल्पिक राजनीति खड़ा नहीं कर पाती है, और आखिर में आंदोलन को उसी राजनीति की चौखट पर दस्तक देनी पड़ती है जिसके खिलाफ वो खड़ी होती है, या फिर जिस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ वो हुंकार भरती है। क्योंकि केजरीवाल राजनीति में कूदे तब का सवाल और आज किरण बेदी राजनीति के मैदान में कूदी तब के सवाल में फर्क सिर्फ इतना आया है कि जन लोकपाल का सवाल हाशिए पर और जन लोकपाल का सवाल उठाने वाले चेहरे आमने सामने, और दोनों ही लुटियंस की दिल्ली में रालेगंज सिद्धि के सपनों को पूरा करने का सपना अपने अपने तरीके से जगाएंगे जरूर, और शायद दिल्ली के चुनाव में यही एक ईमानदार नारा मान भी लिया जाएगा। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आंदोलन की खुशबू और सत्ता की धमक, इन दोनों के भीतर एक अजीबोगरीब कशिश होती है, और यही वजह है जब कोई आंदोलन में डूबा होता है तो कहते हैं उसे सत्ता ध्वस्त करने में मजा आता है, और जब सत्ता में आ जाता है तो उसे आंदोलन बेमानी लगने लगती है। किस रूप में किरण बेदी रामलीला मैदान में मौजूद थी, लेकिन आज जब बीजेपी के मंच पे मौजूद थी तो सिर्फ निगाहें अर्जुन की तरह सीएम की कुर्सी पर थी। मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है। साथियों, अब मैं मिशन मोड में हूं। मैं उस ओर काम करूंगी जिसमें मेरी दिल्ली एक स्टेबल गवर्नमेंट ले, ऑनेस्ट गवर्नमेंट ले, एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ले, विजनरी गवर्नमेंट ले, करेजियस गवर्नमेंट ले और स्वच्छता की तरफ चले।
केजरीवाल कीचड़ में कूदकर सिस्टम को साफ करना चाहते थे, ये कहकर ऐलान के साथ राजनीति में आए थे और यहां पर मिशन मोड में आ चुकी हैं किरण। सवाल ये नहीं है, सवाल इसके आगे का है, क्या वाकई सत्ता मुद्दों को ध्वस्त कर देती है या मुद्दे सत्ता को डिगा देते हैं? दोनों स्थितियां इस देश ने देखी हैं, लेकिन याद कीजिए जन लोकपाल कहां गया वो? 2011 का जन लोकपाल 2013 में जन लोकपाल से लोकपाल बना और 2015 आते आते लोकपाल शब्द भी उसी दिल्ली की उसी सियासी गलियारे से गायब हो चुका है जिस सियासी गलियारे को कभी जन लोकपाल शब्द से डर लगता था, जिस लोकपाल के लिए सत्ता को भी ताक पर रखने की हिम्मत हुआ करती थी। कि हम लोग गैर संवैधानिक हैं, भ्रष्टाचार दूर करना गैर संवैधानिक है, लोकपाल बिल पास करना गैर संवैधानिक है। हमारी सरकार रहे ना रहे, आप लोग हम यहाँ सरकार बचाने के लिए आप नहीं बोल रहे आए थे हैं। वो सुन रहे थे। हम यहाँ देश को बचाने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। जी, लोकपाल के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने की हिम्मत साल भर पहले केजरीवाल में थी, लेकिन साल भर बाद यानी अभी का सच यह है कि सीएम की कुर्सी के लिए केजरीवाल भी लोकपाल के सवाल से दूर है और आंदोलन के दौर में भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की सोच से इस दौर में दूर है। मौजूदा दौर में दिल्ली के सीएम की कुर्सी के आगे सारे सवाल सिर्फ बिजली, पानी, सड़क या कानून व्यवस्था पर जा टिके हैं। इन हालातों ने बीजेपी को ताकत दी है, इनकार नहीं किया जा सकता, और इन्हीं हालातों ने किरण बेदी को भी बीजेपी के मंच पर ला खड़ा किया, इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि दिल्ली चुनाव नैतिक बल के आश्रय नहीं लड़ा जा रहा, दिल्ली चुनाव व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा, दिल्ली चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नारा भी नहीं दे पा रहा है। कह सकते हैं मौजूदा दिल्ली का चुनाव सिर्फ सीएम की कुर्सी की लड़ाई है। इसीलिए किरण बेदी और केजरीवाल के चुनावी संघर्ष का यह मतलब कतई नहीं है कि आंदोलन के दौर को याद किया जाए। इस चुनावी संघर्ष का सीधा मतलब ईमानदार चेहरों के आश्रय चुनाव को अपने हक में करने के आगे बात जाती नहीं। और शायद यहीं से बड़ा सवाल बीजेपी के लिए निकलता है। क्या अभी तक दिल्ली चुनाव जहां मोदी वर्सेस केजरीवाल के तौर पर देखा जा रहा था और माना यही जा रहा था कि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, अब किरण बेदी के आने के बाद यह दिल्ली का चुनाव केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो जाएगा। यकीन जानिए, मोदी नहीं बेदी के लिए बीजेपी अब नारे लगाएगी और जन लोकपाल के जरिए ईमानदार व्यवस्था की जगह सीएम की कुर्सी की लड़ाई नई रंगत में सामने आएगी। सीएम की कुर्सी एक बड़ा सवाल होते बनता चला जा रहा है और इन सब के बीच नई दिल्ली की सीट भी। लेकिन आइए, जो कल तक नजर आते थे अब खुले तौर पर कहने से हिचक नहीं रहे, जी हम सीएम की दौड़ में नहीं है। क्या ये कहा जाए कि किरण बेदी अब पार्टी की मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकते हैं? जिस दौड़ में आप भी हैं, किरण बेदी भी है। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये सारे निर्णय, मैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी कहा। पार्टी का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के वजह से जो मुझे काम करना है, 70 सीटों पर सबको चुनाव जिताना है और कमल खिलाने हैं। जहाँ तक किरण बेदी जी के ऊपर आपने सवाल किया, ये सारे निर्णय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके लिए फैसला करेगा वो हम सब करेंगे। मैं रेस में हूं नहीं, पहली बार खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन सवाल है इस राजनीति और सीएम बनने की दौड़ के बीच में या सरकार खुद की होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। हम एक तस्वीर दिखाते हैं, मसला सिर्फ किरण बेदी का नहीं है, कई तस्वीरें हैं जो लोग शरीक होते चले गए, उसमें जरा देखते चलिए। ये नाम वैसे हैं महेश गिरी, धीर साहब, हरीश खन्ना, अशोक चौहान, अश्वनी उपाध्याय, सुभाष, राजेश गुप्ता, फरहाना, शाजिया इल्मी और विनोद कुमार बिन्नी वो हैं जो शरीक हो सकते हैं। ये सारे नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिस आंदोलन के दौर में अन्ना के सिपहसालार के तौर पर ये सारे चेहरे नजर आते थे। लेकिन मसला दूसरी तरफ एक और भी है। सवाल इतना भर नहीं है कि आम आदमी या कहें उससे पहले की स्थिति में अगर आप चले जाइए, आंदोलन के दौर से इंडिया अगेंस्ट करप्शन यही नाम था, वो अगर बीजेपी के भीतर आ गए तो बीजेपी के लोग अपने में सिमटे नहीं है, वहां से लोग निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं, किस किस रूप में, इन टिकट भी दे दिया गया इन तमाम नामों को, चाहे वो राम निवास गोयल, रघुविंद्र शौकीन, वेद प्रकाश, करतार सिंह तंवर, नरेश पालियान, फतेह सिंह, उमेश वर्मा, ये वैसे नाम है जो कि यहां से निकले और वहां चले गए। इसलिए यह सवाल है कि शायद कल तक चुनाव
रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री की रैली के वक्त कहा जा सकता था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, और आज ये कहा जाने लगा है दिल्ली का चुनाव तो किरण बेदी और केजरीवाल के बीच में है। मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। तो मोदी की पसंद है बेदी, और दिल्ली की सियासत में उम्र गुजार चुके बीजेपी के कद्दावर नेताओं को अब मन मसोस कर किरण बेदी के पीछे ही खड़ा होना होगा। चार चेहरे तो सामने हैं, हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, विजय गोयल और मुखी जी। यानी पहला बड़ा संकेत यह कि किरण बेदी ने झटके में एहसास करा दिया कि बीजेपी के भीतर दिल्ली के किसी भी प्रोफेशनल राजनेता से उनके प्रोफेशन का कद खासा बड़ा है। या फिर केजरीवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी जिन अंधेरी गलियों में घूम रही थी और हर बार उसकी बत्ती गुल हो रही थी, उस अंधेरे को अचानक किरण बेदी ने नई रोशनी दे दी है। और बीजेपी के लिए किरण बेदी केजरीवाल के खिलाफ रोशनी है, तो फिर नई दिल्ली की सीट पर दोनों का आमना सामना होगा ही, क्योंकि केजरीवाल भी 2013 में दिल्ली के सीएम तब बने जब उन्होंने उस वक्त की सीएम शीला दीक्षित को हराया। ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरने का जुआ तो किरण बेदी को खेलना ही होगा, क्योंकि केजरीवाल को हराते ही किरण बेदी का कद बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं से बड़ा हो जाएगा। और अगर किरण बेदी केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़कर हार जाती हैं, तो फिर बीजेपी अपने एजेंडे पर बरकरार रहेगी और बीजेपी की पार्टी की विचारधारा कहीं टस से मस हुई नहीं है और इसका कोई असर इस हार से पड़ा नहीं है, यह वो जतलाएगी ही। क्योंकि तब यही कहा जाएगा कि केजरीवाल से किरण बेदी चुनाव हारी, ना कि बीजेपी। यानी किरण बेदी को बीजेपी के मंच पर साथ लाना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि चितपट दोनों हालात में मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लगातार चुनाव जीतती बीजेपी की छवि पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि चाल ठीक नहीं चली गई। वहीं इस मास्टर स्ट्रोक ने केजरीवाल के सामने तो उलझन पैदा कर ही दी है, क्योंकि अन्ना के आंदोलन से लेकर व्यवस्था परिवर्तन तक के जो सपने केजरीवाल ने दिखाए, उसमें किरण बेदी का साथ भी हमेशा ही रहा है। सिर्फ राजनीति के दो रास्तों ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। शायद इसीलिए मुश्किल उन सपनों की है जिन्होंने सपने देखे थे कि दरअसल जन लोकपाल के जरिए भ्रष्टाचार इस देश में खत्म होगा, सियासत के पायदान पर बैठे तमाम राजनेता जनता के साथ सरोकार की राजनीति करेंगे और कहीं उनके दर्द में शरीक होंगे। स्थिति वैसी नहीं, उल्टा हो गया। जो सपने जगा रहे थे वो उन सपने मिटाने वालों के साथ जाकर अपने अपने तरीके से हर कोई खड़ा हो गया। लेकिन आइए, मुकाबला तो आमने सामने का नई दिल्ली की सीट पर होना है। 2013 में शीला दीक्षित चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में जो मुकाबला होना है उसमें माना यही जा रहा है कि किरण वालिया कांग्रेस से और किरण बेदी बीजेपी से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगी। अब अगर इस पन्नों को पलट दीजिए और लौट जाइए 2013 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, वो सामने थी। उन्हें कितने वोट मिले थे? उन्हें तकरीबन 18,405 वोट मिले थे और उससे कम विजेंद्र गुप्ता को 17,000 और यहाँ पे 44,289 वोट मिले थे। कुल वोट यहाँ पर तकरीबन 1.25 लाख है। तो ये एक परिस्थिति है और इन सब परिस्थितियों के बीच लगातार एक मुश्किल बीजेपी के सामने ये थी कि शीला दीक्षित को बीजेपी ने नहीं हराया था, केजरीवाल ने हराया था। और केजरीवाल को बीजेपी नहीं बल्कि आंदोलन से निकली हुई खाकी से खादी तक का सवाल नहीं, आंदोलन से खादी तक का भी सवाल है, वो सामने खड़ी। और शायद इसीलिए कुछ अंदाज पार्टी का ऐसा रहा। किरण जी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में उनके नाम से लोग परिचित हैं। सरकारी पुलिस सेवा में रहते हुए उनका एक प्रशासन, गवर्नेंस के संबंध में एक अनुभव है। उनकी एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की एक छवि है। दिल्ली का चुनावी जंग और उसके बाद में दिल्ली की नई बनी हुई सरकार, दोनों जनता की अपेक्षा पर ठीक से खरे उतरे, इसके लिए किरण जी का रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आएगा। यकीनन, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के भीतर क्या प्रतिक्रिया है?
जिस तरह से मोदी जी एक भारतीयता के साथ आधुनिकता से युक्त भारत बनाना चाहते हैं, इस दिव्य भव्य भारत को बनाने में आदरणीय किरण बेदी जी भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगी और मातृशक्ति का और अपनी मातृभूमि भारत माता का गौरव बढ़ाएंगी। आंदोलन के जरिए और संयोग देखिए आज ऐसा है कि मार्टिन लूथर किंग का आज जिनकी जयंती है, आज 1963 में उनका भाषण याद कीजिए, आई हैव ए ड्रीम। उन्होंने भी एक सपना देखा था, लेकिन खुद रालेगंज सिद्धि में मौजूद इस वक्त हैं अन्ना हजारे और वो उनका कहना है वो कल बोलेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए और ये अतीत को याद कर लीजिए, उन सपनों को समझ लीजिए, क्या क्या सपने इसी दिल्ली में जगाए गए थे। और शायद आजादी के बाद एक पहला मौका आया था जब इतनी बड़ी तादाद में तिरंगा सड़कों पर लहरा रहा था और हर हाथ में तिरंगा था। ये एक सपना राष्ट्रवाद का था, ये एक सपना देश को पटरी पर लाने का था, ये संघर्ष का सपना था, आंदोलन का दौर था। स्थितियां बदल गई, सब कुछ चुनावी सत्ता में सिमटते जा रहा है। तो इस हालात के भीतर सवाल सिर्फ खाकी से खादी तक का नहीं है, सब कुछ खादी, और खादी का मतलब सियासत और राजनीति हो चला है, इसी का मतलब है।